बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज हमने स्टैंडर्ड स्टार्ट करना है, दैट इज आईफआरएस 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। आईफआरएस 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स का स्टैंडर्ड है जो कि हमने आज की क्लास में स्टार्ट करना है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड वन ऑफ द डिफिकल्ट स्टैंडर्ड है ये मेरी नजर में। बेसिकली अगर आप मुझसे पूछो तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट और अगला मुश्किल तरीन एरिया है ना, वो आपका आईफआरएस 15 का एरिया है, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। अब प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल हमने यहाँ कवर करनी है, ये सारी बातें तो ऐसी है जो आप अपने बेसिक लेवल पे FR1 के सब्जेक्ट में ऑलरेडी कवर करके आए हो। लेकिन एक छोटी सी मैं डिस्कशन आपके साथ ये करना चाहूंगा कि आईफआरएस 15 का जो ये स्टैंडर्ड है ना, आईफआरएस 15 का जो ये रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स का स्टैंडर्ड है, ये कोई बहुत पुराना स्टैंडर्ड नहीं है, कोई बहुत पुराना स्टैंडर्ड नहीं है। ये न्यूली इंट्रोड्यूस स्टैंडर्ड्स में से इवन इसकी इफेक्टिव डेट एज पर आईएसबी 1 जनवरी 2018 थी, यानी कि फॉर रिपोर्टिंग पीरियड स्टार्टिंग ऑन और आफ्टर, फॉर एनुअल पीरियड स्टार्टिंग ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2018 के बाद इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई आईफआरएस 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। तो सवाल ये है कि क्या आईएफआरएस 15 के आने से पहले स्टैंडर्ड में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होता था? क्या आईएफआरएस 15 के आने से पहले स्टैंडर्ड में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होता था? नहीं सर, ऐसा नहीं है। आईएफआरएस 15 के वजूद में आने से पहले भी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाता था, सेल सर्विस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाता था। लेकिन आईएफआरएस 15 से पहले रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए मल्टीपल स्टैंडर्ड्स, मल्टीपल एसआईसीस, मल्टीपल इफ्रिक्स वगैरह अवेलेबल थे। लाइक हमारे पास आईएफआरएस 15 से पहले आईएस 18 था, आईएस 11 था, एसआईसी 31 था, इफ्रिक 13 था, इफ्रिक 15 था, इफ्रिक 18 था। इन मल्टीपल स्टैंडर्ड्स में रेवेन्यू रिलेटेड एडजस्टमेंट्स या रेवेन्यू रिलेटेड कॉन्सेप्ट को जिक्र किया जाता था। अब मसला ये होता था कि अगर किसी कंपनी ने रिपोर्टिंग करनी हो, किसी कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हो, तो जब भी एक कंपनी अपना कोई रेवेन्यू ट्रांजैक्शन करती थी ना, जब भी कोई कंपनी अपना एक रेवेन्यू ट्रांजैक्शन करती थी, तो वो पहले तो ये ढूंढती थी कि भाई मेरी रेवेन्यू ट्रांजैक्शन किस स्टैंडर्ड में फॉल करेगी। लाइक कंपनी तो 10,000 तरह के बिजनेस कर सकती है ना, गुड्स बेच सकती है, सर्विस बेच सकती है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, टीचिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकती है, जेनिटोरियल सर्विस प्रोवाइड कर सकती है, आईटी टेक्नोलॉजीज में डील कर सकती है, वारंटी प्रोवाइड कर सकती है। तो मल्टीपल तरह की ट्रांजेक्शन होती थी और मल्टीपल तरह की ट्रांजेक्शन को कैटर करने के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, डिफरेंट एसआईसीस और डिफरेंट इफ्रिक्स अवेलेबल थे। तो पहली कंपनी इस हवाले से परेशान होती थी रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए कि भाई हमारी रेवेन्यू ट्रांजेक्शन किस रेलेवेंट स्टैंडर्ड के तहत अकाउंट फॉर होगी, यानी पहले हमें ये ढूंढना पड़ता था। फिर कुछ जगहों पर इन स्टैंडर्ड्स की जो रिक्वायरमेंट्स है ना, वो आपस में एक दूसरों से कॉन्फ्लिक्ट करती थी। कुछ जगहों पर हमारी स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करती थी, तो जिसकी वजह से बड़े इश्यूज थे। इन इश्यूज को कंसिडर करते हुए इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए आईएसबी को ये नीड क्रिएट हुई कि यार रेवेन्यू का नंबर जो कि अकाउंट्स का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नंबर है, भाई अगर मैं अकाउंट में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नंबर पूछूं ना, तो वो रेवेन्यू का ही नंबर है। क्यों? क्योंकि जितना तुम्हारा रेवेन्यू का नंबर एक्यूरेट होगा, उतने तुम्हारी एक्यूरेसी बाकी नंबर्स में आ रही होगी। अगर रेवेन्यू का ही नंबर गलत है, फिर तो पूरा पीएनएल ही बेकार है, फिर तो हमारा पूरा पीएनएल, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बेकार है। तो चूंकि इतने मल्टीपल स्टैंडर्ड्स थे, कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स थी, कॉन्फ्लिक्टिंग कॉन्सेप्ट थे, तो इन सारी नीड्स को समझते हुए, इन सारी नीड्स को गौर करते हुए आईएसबी ने ये डिसाइड किया कि अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए कोई मल्टीपल स्टैंडर्ड नहीं बल्कि एक सिंगल स्टैंडर्ड होगा, दैट इज आईएफआरएस 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। आईएसबी के हिसाब से इसकी इफेक्टिव डेट है फॉर पीरियड बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2018। अब कोई भी रेवेन्यू हो, कैसा भी रेवेन्यू, आपने इन मल्टीपल स्टैंडर्ड्स को नहीं बल्कि हर तरह के रेवेन्यू को सिर्फ और सिर्फ आईएफआरएस 15 के तहत ही अकाउंट फॉर करना है। अच्छा, एक चीज जो गौर करने वाली है ना, वो इसके नाम में ही छुपी है, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। यानी कि अगर एक कंपनी की जिंदगी में कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ कोई ट्रांजेक्शन करती है, तो उससे अराइज होने वाला रेवेन्यू आईएफआरएस 15 में आएगा। अगर एक कंपनी अपनी जिंदगी में अपने कस्टमर्स के साथ कोई ट्रांजेक्शन करती है, तो उससे अराइज होने वाला रेवेन्यू आईएफआरएस 15 के अम्ब्रेला में आएगा। लाइक अगर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर के साथ ट्रांजेक्शन करे, अगर एक कंपनी अपनी किसी ग्रुप कंपनीज के साथ ट्रांजेक्शन करे, तो हो सकता है मैं आईएफआरएस 15 नहीं बल्कि रिलेटेड पार्टी का स्टैंडर्ड देख रहा हूं। यहां बात होगी उन ट्रांजेक्शंस की, यहां बात होगी उन कॉन्ट्रैक्ट की जो कि हमारे कस्टमर्स के साथ अराइज हो रहे होंगे। अब बेसिकली आईएफआरएस 15 हमें एक प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल प्रोवाइड करता है फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। आईएफआरएस 15 हमें रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल बताता है कि आपने इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है और अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। आईएफआरएस 15 से पहले जो हमारे पास आईएस 18 था, आईएस 18 में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए रिस्क एंड रिवॉर्ड की बात की जाती थी कि जिस वक्त गुड्स एंड सर्विसेज का रिस्क एंड रिवॉर्ड कस्टमर को ट्रांसफर हो, उस वक्त आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड करो।
IFRS 15 में भी रेवेन्यू की रिस्क एंड रिवॉर्ड की कुछ बातें हैं, IFRS 15 में भी रिस्क एंड रिवॉर्ड पे हम कुछ बातें करेंगे, लेकिन यहाँ बेसिकली इन्होंने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल की बात की है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। स्टेप 3, डिटरमाइन द ट्रांजिशन प्राइस। Step 4, allocate the transaction price to each performance obligation. And step 5, recognize revenue as each performance obligation is satisfied. IFRS 15 ये कहता है, IFRS 15 ये कहता है कि हमें सिर्फ रिस्क एंड रिवॉर्ड को नहीं देखना, हमने सिर्फ रिस्क एंड रिवॉर्ड को नहीं देखना। अनलाइक IFRS 8, अनलेस IAS 18, पहले हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते थे IAS 18 में रिस्क एंड रिवॉर्ड की बेसिस पे। IFRS 5 ये कहता है कि रेवेन्यू को रिकॉग्निशन के लिए सिर्फ रिस्क एंड रिवॉर्ड को नहीं, बल्कि इन प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल को फॉलो करना है, और फिर हम अपना रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। स्टेप 1 इज द आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। स्टेप 2 इज द आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। स्टेप 3 इज द डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। स्टेप 4 इज allocate the transaction price to each performance obligation. And step 5, recognize revenue as each performance obligation is satisfied. अब देखें, इन एक एक स्टेप के ऊपर ना हमारी मल्टीपल क्लासेस लगेगी। लाइक अगर मैं स्टेप 1 की बात करूं तो स्टेप 1 में हमारे पास मल्टीपल स्लाइड्स है, स्टेप 2 में हमारे पास मल्टीपल स्लाइड्स है, स्टेप 3 में हम मल्टीपल चीजें कवर करेंगे, 4 में मल्टीपल चीजें कवर करेंगे। ये सारे स्टेप्स पे एक एक स्टेप्स पे हमारी 2-2 3-3 क्लासेस लग रही होंगी। लेकिन सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू देने के लिए कि यार ये 5 स्टेप्स है क्या, ऑलरेडी आपने 5 स्टेप्स अपने FR1 में भी कवर किए, लेकिन एक ओवरव्यू देने के लिए कि 5 स्टेप्स काम किस तरह से करते हैं, तो मैं इसकी शॉर्ट जनरल डिस्कशन कर रहा हूं। इस पे एक ओवरऑल क्वेश्चन देखूंगा और फिर हम आज का जो एजेंडा है वो स्टेप 1 से आगे लेके चलेंगे। मैं क्या कह रहा हूं सर, इन सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर, इन सारे स्टेप्स के ऊपर 1 से 2 क्लासें लग रही होगी। लाइक स्टेप 1 पे शायद 2 क्लास है, स्टेप 1 पे 2 क्लास है, स्टेप 1 पे 1 क्लास, या स्टेप 1 पे 2 क्लास, स्टेप 4 पे 1 क्लास, स्टेप 5 पे तो पता नहीं कितनी क्लासें लग रही होंगी। इन सारे स्टेप्स को मैं एक एक करके डिटेल में तो कवर करूंगा, इन सब पे मल्टीपल क्लासेस तो हमारी लगेंगी। आज हम इसका ओवरऑल 5 स्टेप मॉडल को समझते हैं और एक बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट से IFRS 15 और IFRS 15 से पहले वाला जो स्टैंडर्ड था दैट इज IAS 18, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टेप 1 क्या सर हमारे पास? स्टेप 1 इज आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स। Such contract can be either verbal contract or oral contract. Such contract can be either verbal contract or written contract, but it should be enforceable. देखिए, सबसे पहले आपने अपने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करना है। कॉन्ट्रैक्ट हमारा डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट नॉर्म्स, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट रेगुलेशन, ये वर्बल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ये रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जिस मार्केट में मैं ऑपरेट कर रहा हूं, जिस जुरिडिक्शन में ऑपरेट कर रहा हूं, वहां के लोकल नॉर्म्स के हिसाब से, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कैन बी आइदर वर्बल और रिटन कॉन्ट्रैक्ट। असेंस ये है, जरूरी बात ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है अंडर द लॉ, अंडर द मार्केट नॉर्म्स, तो इट कैन बी वर्बल, इट कैन बी रिटन कॉन्ट्रैक्ट। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है सर? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज द गुड्स एंड सर्विस इन द कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी दूसरी पार्टी को जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने का वादा करती है, इन गुड्स एंड सर्विसेज को हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का नाम देना है। अच्छा, स्टेप 2 में जो डिस्कशन हमारी घूमेगी या IFRS 15 में जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगा वो है ये डिस्टिंक्ट का लफ्ज। स्टेप 2 है आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन में तुम ये देखोगे कि हर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसीडर किया जाएगा। हर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसीडर किया जाएगा। तो ये डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, डिस्टिंक्ट की क्या मीनिंग है, इस पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अराउंड बेसिकली 2-3 क्राइटेरिया को मीट करेंगे तो हमारा ये डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन मीट हो रही होगी, और डिस्टिंक्ट के लफ्ज पे हम बात करेंगे स्पेसिफिकली डिस्टिंक्ट आखिर कहते हैं किसको। तो हर अलग अलग गुड्स एंड सर्विस अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। स्टेप 3, डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। व्हाट इज ट्रांजैक्शन प्राइस? कंसीडरेशन फॉर गुड्स एंड सर्विस। देखिए, आम हालात में कॉन्ट्रैक्ट में हो क्या रहा होता है सर? आम हालात में कॉन्ट्रैक्ट में होता ही है कि एक तरफ कंपनी होती है, दूसरी तरफ कस्टमर होता है। कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस दिए जा रहे होते हैं, कंपनी को कैश, कंपनी को पैसा दिया जा रहा होता है। तो एक कंपनी जब अपने कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करती है, तो बदले में जो उसे कंसीडरेशन मिलती है, बदले में उसे जो पैसा मिल रहा होता है, दिस कंसीडरेशन इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन प्राइस। दिस कंसीडरेशन इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन प्राइस, यानी कि कंसीडरेशन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। स्टेप 4, allocate the transaction price to each performance obligation। हमने करना क्या है कि हमने स्टेप 2 में, अब देखिए एक एक स्टेप दूसरे स्टेप की सक्सेस से लेंगे। पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई किया,
फिर देखा कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कितने गुड्स हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो, डिपेंड, चार से ज्यादा भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट हम नंबर ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हम इस कॉन्ट्रैक्ट की कंसीडरेशन मालूम करेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट में हमें कितनी कंसीडरेशन मिलनी है। फिर हम इस कंसीडरेशन को, फिर हम इस ट्रांजिशन प्राइस को इन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पे अलोकेट कर देंगे। स्टेप 4 में हम क्या काम करेंगे कि इन ट्रांजिशन प्राइस को इन सारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे एक एक करके अलोकेट किया जाएगा। किस बेसिस पे, किस रेशियो में? सर ये काम किया जा रहा होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस। स्टेप 4, allocate the transaction price to each performance obligation, यानी कि on the basis of standalone selling price of each performance obligation। हर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की मार्केट प्राइस, हर इंडिविजुअल स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस की रेशियो में हम इस टोटल कंसीडरेशन को सब में एलोकेट करेंगे। और फिर आखिर आएगा हमारे पास रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। जैसे जैसे हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यानी कि जैसे जैसे हम कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस देते जाएंगे, वैसे वैसे हम अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते जाएंगे। जैसे जैसे मैं कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस देता जाऊंगा, वैसे वैसे मैं अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा। अब बेसिकली यहाँ ना हम जनरली दो बातें करेंगे, या तो रेवेन्यू हमारा एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड होगा, या रेवेन्यू हमारा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड होगा। मैं कोई कंक्लूसिव बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूं कि जनरली गुड्स के केस में हमारा रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड हो जाता है। लाइक अगर लेट्स से कि आप हमारे स्कूल आते हो और वहां से मुझसे कोई बुक परचेज करते हो, तो आपने मुझसे बुक परचेज की, मैंने उसका रेवेन्यू ठग से रिकॉर्ड कर लिया एट अ पॉइंट इन टाइम। और जनरली सर्विसेज के केस में रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड होता है। लाइक अगर हमारे स्कूल आते हो और वहां से कोई कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो कोर्स से पर्टेनिंग जो मेरे पास फी आ रही है, उसका मैं रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम डे 1 पे या डे एंड पे नहीं, बल्कि इसे मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या जनरली ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, या तो रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड होगा या रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड हो रहा होगा। किसी ने मुझसे सवाल पूछा सर व्हाट इफ के कॉन्ट्रैक्ट ही ना हो, व्हाट इफ के कॉन्ट्रैक्ट ही ना हो, तो इस पे भी मैं बात करूंगा कि व्हाट इफ एनी एट्रीब्यूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मीटिंग, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मीट एनी ऑफ द कंडीशन, अगर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ही मीट नहीं होगी तो क्या होगा, ये बात भी करेंगे, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली। अभी मैं सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू देख रहा हूं कि आखिर ये 5 स्टेप्स है क्या। तो इन स्टेप्स को नोट करें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले सर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि मैं इन सारे स्टेप्स पे डिटेल डिस्कशन करूंगा, एक एक स्टेप पे हमारी मल्टीपल क्लासेस कंडक्ट हो रही होगी, लेकिन सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए कि आखिर ये 5 स्टेप्स है क्या। FR1 लेवल पे जो आपने बिल्कुल बेसिक सी चीजें कवर की थी, उनको थोड़ा रिकॉल करवाने के लिए एक बिल्कुल बेसिक सी इलस्ट्रेशन एग्जांपल लिखते हैं। और इस बेसिक इलस्ट्रेशन में हमें रेलेवेंट भी समझ आएगी कि क्या जरूरत पेश आई ISB को कि उसने IFRS 15 का एक बिल्कुल नया स्टैंडर्ड बनाया। IFRS 15 से पहले रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होता था, IFRS 15 के बाद रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होगा, और IFRS 15 की रेलेवेंस, और एक ब्रीफ हमें ओवरव्यू मिलेगा IFRS 15 के 5 स्टेप मॉडल के हवाले से। तो मैं रीड करता हूं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है टेलीकॉम ऑपरेटर ABC कॉर्पोरेशन entered into a contract with Johnny on 1st July 2001. In line with the contract, Johnny subscribed for ABC monthly plan for 12 months, and in return, Johnny receives a free handset from ABC Corporation. Johnny will pay a monthly fee of ₹100. कहता है कंपनी है टेलीकॉम ऑपरेटर ABC कॉर्पोरेशन, इसने जॉनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया। तो इन्होंने ये तो बात हमें क्लियर कट सवाल में चीख चीख के बता दी कि भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1 जुलाई 2001। कॉन्ट्रैक्ट के तहत जॉनी जो है कोई मंथली प्लान के लिए सब्सक्राइब करवा रहा है 12 महीनों का, कोई 12 महीनों का हमसे मंथली प्लान बाय कर रहा है, और बदले में उसको फ्री में मोबाइल फोन दिया जा रहा है, यानी कि 12 महीनों तक टेलीकम्युनिकेशन सर्विस तो मिलेगी, साथ में उसको डे 1 पे फ्री में मोबाइल फोन भी दिया जा रहा है। बदले में जॉनी क्या पे करेगा सर, बदले में जॉनी 100 रुपए की फी पे कर रहा होगा। कहता है जॉनी गेट्स दी हैंडसेट इमीडिएटली आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ जॉनी को मोबाइल डे 1 पे मिल गया। ABC sell the same handset for ₹300 and same monthly plan for ₹80 per month without the handset। कहता है आम हालात में ये जो ABC कंपनी है ना, ये मोबाइल फोन बेचती है 300 रुपए का और मंथली प्लान सेल करती है अराउंड ₹80 पर मंथ के हिसाब से, जिसमें मोबाइल फोन नहीं दिया जा रहा होता। हमारा जॉनी के साथ अलग कॉन्ट्रैक्ट, जॉनी को हम फ्री में मोबाइल दे रहे हैं, 100 रुपए की मंथली सर्विस दे रहे हैं अगले 12 महीने तक। लेकिन आम हालात में जब मैं सिर्फ मोबाइल बेचता हूँ ना, तो मैं 300 का बेचता हूँ। आम हालात में जब मैं मंथली सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं तो 80 रुपए पर मंथ प्रोवाइड करता हूं, और इसमें कोई फ्री हैंडसेट वाली बात नहीं है। हाउ शुड ABC रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर इन 2001 अंडर IFRS 15। तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक से सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। सुकून से इसे रीड करो पहले, तो फिर मैं इसे सॉल्व करवाता हूं। चलिए सर यहाँ देखें, सॉल्व करते हैं सवाल को।
तो हमारे पास IFRS 15 का पहला सवाल देख रहे हैं हम, इसमें मैं प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल के ऊपर एक डिस्कशन कर रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। अब ये बिल्कुल बेसिक से सवाल है, तुम्हें यहाँ कोई रॉकेट साइंस या कोई कॉम्प्लेक्सिटी में इन्वॉल्व नहीं करना है। बेसिकली तुम्हें FR1 का एक बेसिक कॉन्सेप्ट रिकैप करवाना है, रिकॉल करवाना है कि IFRS 15 में आपका ये 5 स्टेप मॉडल किस तरह से अप्लाई होगा। तो पहले तो इसने कहा कि जॉनी ऑपरेटर के एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1 जुलाई 2001 पे, तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट डेट अवेलेबल थी 1 जुलाई 2001 पे। फिर इसने बताया कि इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जॉनी ने कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक तो 12 मंथली की मंथली प्लान लिया उनसे और साथ में उसको फ्री हैंडसेट दिया गया। तो अगर मैं अपने 5 स्टेप्स को फॉलो करूं तो सबसे पहला स्टेप था स्टेप 1, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। तो जॉनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो सवाल में क्लियर कट बताया। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सर इस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? इस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? सर इस कॉन्ट्रैक्ट में 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। बिल्कुल फेस पे ही क्लियर कट बताया है कि एक हैंडसेट प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री में, सर लेकिन वो तो फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, मुझे मालूम है कि वो फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के तहत जॉनी को मोबाइल तो देना है ना फ्री में, तो मोबाइल फोन एक गुड हो गया, एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। साथ में 12 महीनों की मंथली सर्विसेज देनी है, साथ में उसको 12 महीनों का मंथली प्लान दिया है, तो ये मंथली प्लान एक सेकंड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई मुश्किल चीज नहीं थी, 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक फ्री में हैंडसेट दिया, एक 12 महीनों का मंथली। स्टेप 3, डिटरमाइन द ट्रांजिशन प्राइस। सर इस कॉन्ट्रैक्ट में हमारी ट्रांजिशन प्राइस कितनी है? सर जॉनी 100 रुपए पे करेगा अगले 12 महीनों तक, तो 100 रुपए इंटू 12, 1200 रुपए की ट्रांजिशन प्राइस। Step 4, allocate transition price based on standalone selling price of each performance obligation. Step 4, allocate transition price based on standalone selling price of each performance obligation. तो हमारे पास हैंडसेट की और मंथली प्लान की स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस अवेलेबल है? यस सर। हमारे पास हैंडसेट और मंथली प्लान की स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस अवेलेबल है? यस सर। इन्होंने बोला कि आम हालात में हम ये मोबाइल फोन कितने का बेचते हैं? सर आम हालात में हम मोबाइल फोन बेचते हैं 300 रुपए का, यानी कि अगर फ्री में ना देना तो फ्री आम हालात में मोबाइल फोन कितने का बेचा जाता है? 300 रुपए। और आम हालात में हम मंथली सर्विस कितने की देते हैं? आम हालात में मंथली सर्विस देते हैं 80 रुपए पर मंथ, यानी कि 12 महीनों के कितने हो गए? 960। 80 रुपए पर मंथ यानी कि 12 महीनों के कितने हो गए? 960। आम हालात में 960 रुपए की 12 महीने की सर्विस प्रोवाइड। स्टेप 4, allocate transition price on each performance obligation based on standalone selling price। तो मैंने करना क्या है? सर मैंने करना ये है कि मैंने अपनी 1200 की ट्रांजिशन प्राइस को दोनों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में एलोकेट कर देना। किस तरह से? सर इनकी स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में। तो मैं ये कोई रॉकेट साइंस वर्किंग नहीं कर रहा, या देखो बिल्कुल आसान सी वर्किंग है। 1200 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 300 प्लस 960। 1200 मल्टीप्लाई बाय 960 डिवाइडेड बाय 300 प्लस 960। इनकी स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में मैं 1200 को लोकेट कर दूंगा, तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय, ये आ गया हमारे पास 286, ये आ गया हमारे पास 286, और ये आ जाएगा हमारे पास 1200 माइनस 286 करने से डायरेक्ट 900। तो मैंने क्या किया? स्टेप 4 अप्लाई किया कि अपनी ट्रांजिशन प्राइस को दोनों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में एलोकेट कर दिया उनकी स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो। स्टेप 5, recognize revenue as and when performance obligation is satisfied। जैसे जैसे हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती जाए वैसे वैसे अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करते जाएंगे। अब देखें, पहले मैं आपको ये बताता हूं कि IFRS 15 के आने से पहले क्या होता था। IFRS 15 जब जिंदगी में नहीं आया था हमारी, तो उससे पहले किस तरह से रिपोर्टिंग होती थी। तो मैं एक एंट्री बना रहा हूं, बिफोर
IFRS 15 कि अगर IFRS 15 ना होता, IFRS 15 ना होता और IFRS 15 से पहले वाला स्टैंडर्ड होता तो उसमें क्या काम होता, और IFRS 15 के आने के बाद, IFRS 15 के आने के बाद क्या काम होता है और क्या चेंजेस दोनों में। ठीक है, IFRS 15 नहीं था ना तो ये सारे 5 स्टेप्स भी नहीं थे। हमने जॉनी को फ्री में मोबाइल फोन दिया, हमने जॉनी को फ्री में मोबाइल फोन दिया, क्यों दिया, उसको गिरने के लिए, उसको फ्री में मोबाइल फोन की लालच क्यों दी, गिरने के लिए, अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए। तो कहते थे कि यार ये सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस है, ये मार्केटिंग एक्सपेंस है, इसे आप एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दो। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट कर दिया जाता था और इन्वेंट्री क्रेडिट कर दिया जाता था, और इन्वेंट्री क्रेडिट कर दिया जाता था जो भी हमारे पास इन्वेंट्री की कॉस्ट होती थी। मैं यार 300 नहीं ले सकता, 300 मेरी इन्वेंट्री की सेलिंग प्राइस है, 300 मेरी इन्वेंट्री की सेलिंग प्राइस है। मैंने तो जॉनी को फ्री मोबाइल फोन दिया ना, तो ये सॉर्ट ऑफ मेरी मार्केटिंग कॉस्ट, ये सॉर्ट ऑफ मेरी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट अंदर जाता था, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाता था, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाता था। फिर हर महीने, अच्छा ये काम तो हो गया पहले 1 जुलाई एक्स मंथ। फिर हर महीने के आखिर में जॉनी 100 रुपए दे रहा है, मंथली प्लान यूज कर रहा है, मंथली सर्विसेज यूज कर रहा है, तो हर महीने के आखिर में एंट्री क्या बनती थी सर, हर महीने के आखिर में एंट्री बनती थी 31 जुलाई एक्स मंथ, कैश डेबिट, सर्विस रेवेन्यू, पीएनएल में क्रेडिट 100 रुपए। ये काम हो रहा था IFRS 15 के आने से पहले कि भाई जॉनी को फ्री मोबाइल फोन दिया, कोई रेवेन्यू तो है नहीं इसका, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट कर, हर महीने जॉनी 100 रुपए दे रहा है, कैश डेबिट, सर्विस रेवेन्यू, पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा। अब जो मेजर चेंज था ना, मेजर चेंज था IFRS 15 के आने का, वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स पे नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट की रिटन टर्म्स को नहीं, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट की सब्सटेंस को अकाउंट फॉर करने की कोशिश करता है। IFRS 15 के आने के बाद जो सब्सटेंस रिकॉर्ड होगी, जो सब्सटेंस रिप्रेजेंट होगी ना, ये मैटर करती है। इससे पहले तो क्या हुआ है, जो कस्टमर को दिखाया ना, जो कस्टमर को बेवकूफ बनाया वो रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन क्या है, सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन क्या है कि भाई जॉनी को तो मैं शायद फ्री में मोबाइल फोन दे रहा हूँ, ये जॉनी के लिए, जॉनी को तो मैं फ्री में मोबाइल फोन दे रहा हूँ, ये जॉनी को नजर आ रहा है, लेकिन मुझे भी तो पता है ना कि मैं यार इस 1200 रुपए में जो मोबाइल फोन की कॉस्ट भी रिकवर कर रहा हूँ। भाई अगर लेट से कि तुम किसी होटल में जाते हो और बाय वन गेट वन पिज्जा बाय करते हो, अगर मैं किसी होटल में जाता हूँ और बाय वन गेट वन पिज्जा मुझे मिलता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो एक पिज्जा मुझे फ्री में दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो एक पिज्जा की प्राइस में दोनों की कॉस्ट रिकवर करता है मुझे। अगर एक दुकान वाला एक पिज्जा के साथ या एक बर्गर के साथ आपको एक बर्गर फ्री दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक वाकई में फ्री में दे रहा है, वो एक की प्राइस में दोनों की आपको कॉस्ट रिकवर करता है और आपको बेवकूफ बना रहा होता है। तो कस्टमर को जो बेवकूफ बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में जो नजर आ रहा है वो मैटर नहीं करता, इस ट्रांजैक्शन की सब्सटेंस क्या है, इस ट्रांजैक्शन की सब्सटेंस क्या है, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है, इसको हमने रिफ्लेक्ट करना है। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा भाई, जॉनी को तो कहा फ्री में मोबाइल दूंगा, लेकिन मुझे तो पता है ना फ्री में कुछ भी नहीं दे रहा, मोबाइल कितने का दे रहा हूं, 286 का, मंथली सर्विस कितने की दे रहा हूं, 914, यानी कि 1200 की जो टोटल प्राइस मुझे मिलेगी, ये सिर्फ मंथली प्लान की नहीं, ये दोनों की है। पहले मैंने इसको दोनों में एलोकेट कर दिया, डे 1 पे मोबाइल दे दिया, डे 1 पे मोबाइल दे दिया, मोबाइल का रेवेन्यू डे 1 पे रिकॉर्ड कर, मोबाइल का रेवेन्यू डे 1 पे रिकॉर्ड कर देंगे, क्यों, क्योंकि मोबाइल से पर्टेनिंग हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमने जॉनी को मोबाइल दे दिया फ्री में, भले फ्री में दिया लेकिन हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी कर दी। अपने पास हम रिसीवेबल, रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट कर देंगे 285 को। सर आप बोल कुछ रहे हो, लिख कुछ और रहे हो, मैं बोल रहा हूं रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्यों लिखा है? अभी के लिए कॉन्ट्रैक्ट एसेट को रिसीवेबल समझ लो, अभी के लिए, अभी तक मैं ये 100% सही बात नहीं बता रहा हूं, गलत बात बता रहा हूं, अभी के लिए, आज की तारीख के लिए कॉन्ट्रैक्ट एसेट को रिसीवेबल अज्यूम कर लो, समझ लो, लेकिन एक लेटर स्टेज पे कुछ 3 4 5 क्लासें हो जाएंगी तो 4 टर्म्स में आपके सामने रखूंगा, रिसीवेबल, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, 4 डिफरेंट टर्म्स आपको समझाऊंगा, रिसीवेबल, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, इन चारों के दरमियान कुछ ना कुछ डिफरेंस है, लेकिन ये आज बहुत अर्ली स्टेज होगा कि मैं इस पर डिस्कस करूं, लेकिन 3 4 क्लासों के बाद ही अब इस लेवल पे आ जाएंगे कि मैं कॉन्ट्रैक्ट एसेट, रिसीवेबल, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का टर्म आपको समझाऊंगा। आज फिलहाल इतना समझ लो कि कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज रिसीवेबल, मैंने कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया 250। फिर हर महीने के आखिर में क्या होगा, हर महीने के आखिर में क्या होगा सर, पहले महीने का आखिर है, पहले महीने का आखिर है 31 जुलाई एक्स मंथ, जॉनी मुझे कैश देगा, कितना, 100 रुपए का,
सर मैंने सर्विस का कितना रेवेन्यू पार किया, 914 का सर्विस का टोटल रेवेन्यू, तो 12 महीनों का रेवेन्यू, तो एक महीने का कितना होगा सर, एक महीने का रेवेन्यू होगा 914 डिवाइडेड बाय 12, 914 डिवाइडेड बाय 12 तो ये बनता है तकरीबन 76, 914 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो ये बनेगा 76। हर महीने के आखिर में मैं अगर एक एक महीने की सर्विस देता जा रहा हूं तो हर महीने के आखिर में मैंने 76 का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। मैं एंट्री बनाऊंगा कैश डेबिट रेवेन्यू पीएनएल में क्रेडिट 76, रेवेन्यू पीएनएल में क्रेडिट 76, और जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट एसेट डे 1 पे रिकॉर्ड किया, जो मैंने रिसीवेबल डे 1 पे रिकॉर्ड किया उसको एक कैश भी तो करना है। जो डे 1 पे मैंने रिसीवेबल रिकॉर्ड किया है उसे मैं वक्त के साथ साथ क्रेडिट करता जाऊंगा। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट एसेट बैलेंसिंग अमाउंट से क्रेडिट कर दिया, ये बनता है हमारे पास 100 माइनस 76 मेरे काम में 24 बनेगा, 20 100 माइनस 76 24। अब होगा क्या अगले 12 महीने में ये एंट्री 12 दफा बनेगी, ये एंट्री 12 दफा बनेगी क्योंकि 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। तो हर 12 महीने बाद, हर महीने बाद कैश डेबिट 100, रेवेन्यू क्रेडिट 76, कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट 24। जब तुम 12 दफा कॉन्ट्रैक्ट एसेट को क्रेडिट करोगे, देखो पहले तुमने 285 से डेबिट किया एक दफा, फिर हर महीने के बाद 24 से क्रेडिट करोगे, तो 12 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट एसेट कितना हो जाएगा सर, 12 महीने बाद पता है कॉन्ट्रैक्ट एसेट कितना हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 12, ये बनेगा 285। 12 महीनों के बाद तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एसेट खुद ब खुद गायब हो जाएगा, खुद ब खुद जीरो हो जाएगा। बेसिकली आप 285 का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहा हूं उसका रिसीवेबल ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ रिजोनी से रिकवर कर रहा हूं। तो इस ट्रांजैक्शन की सब्सटेंस को समझा, आईएफआरएस 15 से पहले आईएफआरएस 15 के बाद क्या सिग्निफिकेंट चेंज है इसकी ट्रांजैक्शन को समझा। आईएफआरएस 15 के आने के बाद कस्टमर के पर्सपेक्टिव से तो कोई चीज बाय वन गेट वन फ्री है, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से तो कोई चीज बाय वन गेट वन फ्री है, लेकिन सप्लायर के पर्सपेक्टिव से वो कुछ भी फ्री में नहीं दे रहा। वो हर किसी के अगेंस्ट कोई ना कोई रेवेन्यू चार्ज करेगा, कोई ना कोई अपने पास इनकम रिकॉर्ड करेगा। उसने करना क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कंसीडरेशन डिसाइड हुई, जो भी ट्रांजैक्शन प्राइस डिसाइड हुई है उसे अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में एलोकेट करेगा। जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी होती जाएगी वैसे वैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करता जाएगा। और एक और बात बताऊं कि हमारा जो ये हैंडसेट था ना, ये हमने डे 1 पे दिया, हमारा जो हैंडसेट था हमने डे 1 पे दिया, तो उसका रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, एट अ पॉइंट इन टाइम, एक ही वक्त में इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया 285। लेकिन ये जो मंथली सर्विसेज है ना, ये जो मंथली सर्विसेज इसका रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ, ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ। जैसे जैसे मैं उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं तो ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ हम इस मंथली सर्विसेज की रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगेन कोई रॉकेट साइंस बात नहीं बनाई समझ में, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो डिस्कस नहीं किया, सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू है कि आईएफआरएस 15 काम कैसे करता है, आईएफआरएस 15 से पहले क्या होता था और इन 5 स्टेप्स को मॉडल को अप्लाई कैसे करना है। तो आई होप कि मैं आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर सका हूं। सुकून से तसल्ली से सारी चीजें अच्छे से एब्जॉर्ब करें, अच्छे से अपने पास सफाई से नोट करें, और उसके बाद अगर कोई क्वेरीज है तो मैं उसे आंसर करता हूं।